तो अब हम एक नई क्वांटिटी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसको कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अच्छा, तो जिस तरह से हमने ट्रांसलेशनल मोशन में क्वांटिटी पढ़ा था इनर्शिया, है ना, बिल्कुल वैसा ही रोटेशनल मोशन में ये क्वांटिटी होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी of a body due to which it opposes the change in its rotational motion। ठीक, तो ऐसा ही क्वांटिटी हमने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा वो अपने ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज को ज़्यादा अपोज करता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अपने पास एक कार है ना, एक कार है और ये कार जो है इधर v वेलोसिटी से जा रहा है ना। अच्छा, उसी तरह से एक मोटरसाइकिल है और ये मोटरसाइकिल भी सेम डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, हम इनको रोकना चाह रहे हैं, तो रोकने के लिए क्या करेंगे कि एक फोर्स लगाएंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे, इधर सपोज Fc फोर्स लगाएंगे और इस पर भी इधर फोर्स लगाएंगे Fm, मोटरसाइकिल पर जो फोर्स लगेगा Fm। ठीक है, तो अगर इक्वल डिस्टेंस पर रोकना हो तो आप देखेंगे कार पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार के पास मास ज़्यादा है, तो उसके पास इनर्शिया ज़्यादा है, और इनर्शिया ज़्यादा है इसलिए मोशन में चेंज को ये अपोज करता है। मोशन में क्या चेंज कर रहे हैं, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, हम इसको रोकना चाह रहे हैं, इसके मोशन में चेंज लाना चाह रहे हैं हम, तो ये ज़्यादा अपोज करता है, ये रुकना नहीं चाहता, है ना, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसकी इनर्शिया ज़्यादा है मोटरसाइकिल से। ठीक है, तो ये होता है इनर्शिया। इसमें ये कह सकते हैं कार नीड्स लार्जर फोर्स to stop than motorcycle because car has higher mass so it has higher inertia। है ना। अच्छा, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि चूंकि कार के पास मास ज़्यादा है तो उसके पास इनर्शिया ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा रेजिस्ट करता है चेंज को, इसलिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो यूँ कह सकते हैं इसमें कि
FC जो होगा वो है ग्रेटर देन FM। उसी तरह से रोटेशन में एक क्वांटिटी होता है जिसको कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर। इट इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर भी डिपेंड करता है और मास एक्सिस से कितना दूर रखा है उस डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr² कहा जा सकता है, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल। ठीक, तो जिस तरह से हमने अभी इनर्शिया को समझा था वैसे ही इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी समझते हैं। इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि दो तरह के फैन लेते हैं, है ना। एक तो वो सीलिंग फैन जो हमारे घरों में होते हैं, है ना, नॉर्मल सीलिंग फैन जो हमारे घरों में होते हैं कुछ इस टाइप के। और ये जो सीलिंग फैन है वो अपने फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहता है ना। तो सपोज ये किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक, अब इसको हमें रोकना है। तो रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर यहाँ पर एज पर यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं। ठीक, अच्छा, इसी तरह का एक और फैन लेते हैं जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो ब्लेड है उस ब्लेड पर जो मास है वो किनारे जो है ज्यादा है, यानी एक्सिस से ज्यादा दूर है, कुछ इस तरह से ना। तो ये ऐसा ब्लेड बनाया हमने जिसमें इधर बीच में तो मास बहुत ही कम है, ज्यादा मास किनारे है। ठीक, अब ये जो फैन है ये भी ऐसे ही वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक, दोनों फैन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं और इनको रोकने के लिए हमें इन पर भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमने इस पर भी एक फोर्स लगाया। सपोज ये हमने ले लेते हैं F2 और इसको ले लेते हैं F1। ठीक है, ये है अपना फैन 1 और ये हो गया फैन 2। ठीक, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इन दोनों में जो हर ब्लेड का मास m है, इसका भी मास m और लेंथ l, इसका भी मास m और लेंथ l, उसी तरह से इसका भी होगा, इसका भी मास m लेंथ l। अच्छा, जो दूसरा फैन है इसमें भी हमने लेंथ लिया l और मास जो है वो किनारे है, इसका भी मास m, इसमें भी लेंथ l, मास m, इसमें भी मास m और लेंथ l। तीनों ब्लेड एक जैसे हैं। तो अगर डायमेंशन देखें दोनों फैन में तो एक जैसे हैं, है ना, लेंथ एक जैसा है, लेकिन जो मास का कंसंट्रेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। दोनों जो है फैन सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। टोटल मास जो है दोनों फैन का इक्वल है। ठीक, तो हमें रोकने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हाथ लगा करके रोकते हैं, और वो भी किनारे पर जहां फोर्स लगाते हुए उन्हें दिखाया। सपोज यहां पर हम लोग हाथ से इसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो कौन सा फैन
हमारे हाथ पर ज़्यादा चोट लगाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो जिसमें मास ज़्यादा दूर कॉन्सेंट्रेटेड है F2 फैन, ये हमारे हाथ पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा अगर इस यहाँ पर फोर्स लगाकर इसको रोकने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इस फैन के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें मास जो है एक्सिस से ज़्यादा दूर हो गया है। इसलिए mr² वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अगर देखें तो इसमें m तो बराबर है दोनों, लेकिन r जो है दूसरे फैन में बड़ा है। इसलिए दूसरे वाले फैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, है ना। हम लोग इसके रोटेशनल मोशन में चेंज लाना चाह रहे हैं, दोनों ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, दोनों को हम लोग रोकना चाह रहे हैं। तो रेजिस्ट ज़्यादा कौन करेगा? फैन 2, क्योंकि इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। अगर रेजिस्ट ज़्यादा करेगा तो हमें इसे रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो ज़्यादा फोर्स इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे हाथ पर ये ज़्यादा चोट लगाता है, इसलिए हमें ये कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको रोकने के लिए। तो ये हो गया एक तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फील, कि जिसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, जिस ऑब्जेक्ट के पास, वो रोटेशनल मोशन में चेंज को ज़्यादा अपोज करता है। तो इस फिगर में हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फैन 2 नीड्स larger force to stop than fan 1, because fan 2 has higher moment of इनर्शिया, है ना। तो फैन 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा अपोज करता है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन और एक तरह से उसका फिजिकल मीनिंग, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ना। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मास। तो एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये एक एक्सिस लिया हमने और इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर एक छोटा सा मास, एक छोटा सा पार्टिकल है। इस पार्टिकल का मास हम लोग ले लेते हैं L, ठीक। और ये पार्टिकल इस एक्सिस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। इस एक्सिस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। ये जो है अपना एक्सिस, ये फिक्स्ड है सपोज, है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू इस पार्टिकल का मास इंटू इस पार्टिकल का एक्सिस से शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस r का स्क्वायर, है ना। तो जो I है इसको लिख सकते हैं मास ऑफ पार्टिकल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन।
है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से I इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस। तो ये हो गया एक छोटे से पार्टिकल का, एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है mr²। अब हम लोग जो है किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, किसी एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने सीखा कि एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। अभी हम सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना। अगर कई सारे पार्टिकल्स हों तो उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो इसको समझते हैं। सपोज ये कोई फिक्स्ड एक्सिस है जिसके अबाउट जो है वो कई सारे पार्टिकल्स अपने रोटेट कर रहे हैं। सपोज एक पार्टिकल हो गया ये जिसका मास है m1, एक पार्टिकल हो गया ये जिसका मास है m2, और एक पार्टिकल है जिसका मास है m3, है ना। ये तीनों पार्टिकल जो है एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पर है। ये r1 डिस्टेंस पर, या ये कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये r1 रेडियस के सर्किल में घूम रहा है। उसी तरह से जो m2 है, m2 जो है ये r2 रेडियस के सर्किल में इस तरह से घूम रहा है। इसका रेडियस हो गया r1, इसका रेडियस r2। अच्छा, जो पार्टिकल m3 है ये r3 रेडियस के सर्किल में घूम रहा है। ठीक, तो तीन अलग अलग पार्टिकल है। तो जब इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके ऐड कर देंगे। जैसे पहले वाले पार्टिकल का हो जाएगा m1r1², दूसरे पार्टिकल का m2r2², और तीसरे का हो जाएगा m3r3²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि एक XY एक्सेस सेलेक्ट करते हैं ना। तो ये हो गया अपना x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक, अच्छा, तो इस पर तीन पार्टिकल हैं इस XY प्लेन में। एक पार्टिकल जो है वो यहाँ रखा हुआ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ रखा है, और तीसरा फिर से x एक्सिस पर रखा हुआ है ना। तो इन तीनों पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए। तो ये डिस्टेंस हो गया, और फिर ये ठीक। तो पहला जो पार्टिकल है इसका मास है 2 kg, है ना। ऐसे ले लेते हैं, ये 2 kg का मास है। अच्छा, जो ऊपर वाला है इसका मास है 1 kg, और एक जो है तीसरा पार्टिकल इसका मास भी 2 kg है। इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो है
एक तो ऑरिजिन पर है 0,0 पर, अच्छा ये वाला रखा गया है 2,2√3 पर, और जो थर्ड पार्टिकल है इसको हमने रखा है 4,0 पर। अब जो है ये सिस्टम है 3 पार्टिकल का, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है अबाउट y एक्सिस। सो वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ 3 particles about y एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर सीखा था कि तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर ऐड करना है, तो वैसे इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके ऐड करेंगे। ठीक, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑरिजिन पर रखा हुआ है उस पार्टिकल का मास तो है 2, लेकिन वो जो है वो घूमेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑरिजिन पर ही रखा है, तो y एक्सिस के अबाउट वो घूमेगा नहीं, तो उसके लिए जो r है वो है 0। अच्छा, जो ये जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट पार्टिकल है, ये हम देख सकते हैं कि ये एक सर्किल में घूमेगा कुछ इस तरह से। इस सर्किल का रेडियस इसके x कोऑर्डिनेट की इक्वल यानी कि 2 के इक्वल होना चाहिए। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो इसका मास रखेंगे 1 kg और डिस्टेंस जो है ये 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये जो थर्ड वाला पार्टिकल है ये वाला, तो ये भी एक जो है ये एक बड़े से सर्किल में घूम रहा होगा इस तरह से, इस y एक्सिस के अबाउट है ना, ये y एक्सिस अपना है, तो इसके अबाउट ये सर्किल में रोटेट कर रहा होगा, जिस सर्किल का रेडियस 4 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक का है ना, टोटल 4 मीटर हो गया। तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं इसका मास है 2 kg और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से वो है 4 का 4 और उसका स्क्वायर हमें कर देंगे। ठीक, तो टोटल कैलकुलेट करने पर ये तो आ गया 0 प्लस ये आ गया 4 प्लस 32, तो कुल मिला करके ये आ गया 36 kg मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया kg मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने देखा कि अगर कई सारे पार्टिकल्स हों तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकाल करके ऐड कर देंगे, लेकिन अगर कोई कंटिन्यूअस सिस्टम हो, कंटिन्यूअस जो है जैसे अभी जो हमने सीखा है उसमें तो मास सारे पार्टिकल के फॉर्म में बिखरे हुए थे, उसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है ना। अभी अगर कंटिन्यूअस सिस्टम हो जिसमें मास रेगुलर है, हर जगह पर मास है, तो वैसे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग सीखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है उस बड़े से ऑब्जेक्ट पर बहुत छोटे छोटे खूब सारे पार्टिकल्स होंगे, हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके हमें ऐड करना होगा, और ऐड करने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन का एक मीनिंग समेशन भी होता है ना। तो जैसे एक हम छोटे से केस से समझते हैं कि सपोज अपने पास एक रॉड है
ये एक रॉड हो गया, है ना, और ये जो रॉड है ये इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके अबाउट रोटेट करे तो हम क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक्सिस से r डिस्टेंस पर dr लेंथ का एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, अब ये dr लेंथ का जो एलिमेंट लिया एक छोटा सा पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाल सकते हैं। इस पार्टिकल का मास जो है वो dm मान लिया हमने। ठीक है, तो इस छोटे से पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di, वो हम लिखेंगे कितना, इसका मास और इसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r²। ठीक, अगर इस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे dm इंटू r²। इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन करने से अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से l तक, तो इंटीग्रेशन ऐसा ही dr लेंथ का छोटा छोटा एलिमेंट यहाँ से लेकर के एक्सिस से लेकर के इस एंड तक छोटा छोटा एलिमेंट लेगा, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूले से निकाल करके ऐड कर देगा, है ना। तो अभी कभी भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। इसमें dm क्या है, dm इज mass of small element having length dr and located at distance r from axis। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। यह ध्यान रखना है कि हमें एक्सिस से r डिस्टेंस पर dr लेंथ का एक एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके हम लोग इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड about an axis passing through one of the ends and perpendicular to the rod। तो सपोज ये एक्सिस है और ये हो गया अपना रॉड, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से एक्सिस से r डिस्टेंस पर dr लेंथ का एक एलिमेंट लेंगे। तो मास ऑफ द एलिमेंट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dr। लैम्डा यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा है लीनियर डेंसिटी, वेयर लैम्डा इज
linear density and it is equal to m by l। तो लैम्डा इंटू डी आर, ये हो गया डी एम का वैल्यू। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इस एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते हैं डी एम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो डी एम जो है उसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे लैम्डा डी आर इंटू आर स्क्वायर। और ऐसा ही एलिमेंट हमें एक्सिस से लेकर के इस फ्री एंड तक लेना पड़ेगा। तो रॉड का लेंथ अगर एल है तो इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 से एल तक, है ना। तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हैं, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे। तो लैम्डा का वैल्यू एम बाई एल रखा जा सकता है और आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन आएगा आर क्यू बाई 3। लिमिट रखेंगे 0 से एल, ये होगा एम बाई एल इंटू एल क्यू बाई 3 यानी एम एल स्क्वायर बाई 3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली आ गया एम एल स्क्वायर बाई 3। उसी तरह से हम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through its midpoint and perpendicular to rod। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्सिस बनाते हैं और एक रॉड लेते हैं। ऐसा रॉड जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, है ना। तो ये एक्सिस इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसमें भी हम लोग जैसे यहाँ पर हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया था वैसे इसमें भी एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से एक्सिस से आर डिस्टेंस पर डी आर लेंथ का एक एलिमेंट लेते हैं। इस एलिमेंट का जो मास होगा डी एम, उसको हम लोग लैम्डा डी आर लिख सकते हैं। तो फिर से जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा रॉड का, तो डी एम इंटू आर स्क्वायर। बस अब लिमिट जो है, लिमिट हम क्या करेंगे कि चूंकि ये वाला लेंथ जो है, ये वाला लेंथ भी एल बाई 2 है, इधर भी एल बाई 2 है। तो आर का जो वैल्यू है वो आर 0 जो है वो यहाँ पर, तो यहाँ आर का वैल्यू आएगा माइनस एल बाई 2 और यहाँ पर आर का वैल्यू आएगा प्लस एल बाई 2। तो ऐसा एलिमेंट हमें इस एंड से लेकर के इस एंड तक लेना है, यानी लिमिट माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 तक लेना पड़ेगा। ये हो गया। तो इसमें हम ऐसा करेंगे कि इसी इंटीग्रेशन को डी एम आर स्क्वायर, इसको हम लोग कर सकते हैं 0 से एल बाई 2 और डबल कर सकते हैं, है ना। मतलब 0 से एल बाई 2 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस राइट वाले पार्ट का आएगा वही लेफ्ट वाले पार्ट का आएगा। तो कुल मिलाकर के जो आई का जो वैल्यू आएगा
टू dm का वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा लैम्डा इंटू dr इंटू आर स्क्वायर 0 to L/2। तो 2 और लैम्डा बाहर निकाल सकते हैं तो आर स्क्वायर dr का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा r³/3 और इसमें 0 to L/ लिमिट रखेंगे तो 2 लैम्डा का वैल्यू रखेंगे L और लिमिट रखने पर L/2 का होल क्यूब बाई 3 ये आ जाएगा। तो ये आया फाइनली ml²/12। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/12। तो ये रिजल्ट हमें दोनों याद रखना है ना। रॉड अपने मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना, और अपने एक एंड के अबाउट रोटेट कर रहा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 हो जाएगा। तो अब देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड about an axis passing through rod and parallel to its length। ठीक, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रॉड बनाते हैं। तो सपोज ये अपना एक रॉड हो गया है ना, ये हो गया अपना रॉड। ठीक, अच्छा, और इस रॉड से होकर एक एक्सिस गुजर रहा है, उसको हम लोग ब्लू कलर से दिखाते हैं, है ना। ये ब्लू कलर से जो है दिखाया जा रहा है, ये एक एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट जो रॉड है वो रोटेट करेगा। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि इस एक्सिस के अबाउट अगर रॉड रोटेट करेगा तो उसके सारे मास जो है वो इसी एक्सिस पर है ना। तो उनका जो रेडियस ऑफ रोटेशन है उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, और इसलिए कह सकते हैं कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सारा मास जो है वो तो लाइन पर ही है, एक्सिस पर ही है, इसलिए मोमेंट इनर्शिया होगा 0। ठीक, अब देखते हैं कि एक रॉड है और उसका एक्सिस मिड पॉइंट से पास करता हो और जो कि लेंथ से थीटा इंक्लाइंड हो, तो उसका मोमेंट इनर्शिया कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट of rod and inclined at angle theta with rod। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, है ना। तो सपोज ये अपना एक एक्सिस हो गया और इस एक्सिस
से थीटा एंगल पर एक रॉड बना देते हैं। ये रेड कलर से हमने एक रॉड बनाया है ना। तो ये हो गया अपना रॉड, और ये रॉड जो है एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है ना। तो ये हो गया एंगल थीटा। इसी तरह से ऊपर वाला ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्सिस से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। ठीक, इस एलिमेंट का जो मास होगा है ना, वो हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। इस एलिमेंट का मास dm जो होगा लैम्डा इंटू dx हो जाएगा। और इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो हो जाएगा x साइन थीटा, है ना। ये एलिमेंट एक्सिस से x साइन थीटा डिस्टेंस पर पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जो फॉर्मूला हमने पहले सीखा था उसमें क्या लेते हैं, dm इंटू x साइन थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पर x साइन थीटा क्या है, एलिमेंट का, छोटे से पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस है। ठीक, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसमें रॉड के दो एंड हैं, तो एक एंड -L/2 पर और दूसरा एंड +L/2 पर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे -L/2 से +L/2। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ dm x साइन थीटा होल स्क्वायर लिमिट 0 to L/2, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इनको बाहर कर देते हैं। अंदर आ जाएगा dm का वैल्यू लैम्डा dx इंटू एक्स स्क्वायर, और लिमिट 0 to L/2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें लैम्डा जो कांस्टेंट है उसको भी बाहर कर देते हैं ना, उसको लैम्डा को बाहर कर दिया, और आ गया एक्स स्क्वायर dx। लिमिट रखेंगे 0 to L/2, इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू रखेंगे m/L 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आएगा x³/3। लिमिट होगा 0 to L/2। अब जो है इसमें लिमिट रखने के बाद जो वैल्यू आएगा m/L 2 साइन स्क्वायर थीटा L/2 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, है ना, L/2 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mL²/12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड हम एक एग्जांपल करेंगे। ये एग्जांपल है, ए रॉड इज बेंट एट मिडिल at angle of 60 degree, at angle of 60 degree. Then we have to find the moment of inertia of rod about an axis passing through
passing through the bend and perpendicular to the plane of rod, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक फिगर बनाते हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये एक्सिस हो गया और जो बेंड रॉड है उस रॉड का आधा पार्ट ये है और दूसरा आधा पार्ट जो है हम लोग यहीं से ये बनाएंगे। तो ये हो गया दूसरा आधा पार्ट। ठीक, तो ये रॉड जो है इसको हम लोग मान सकते हैं कि अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक, और रॉड का एक एंड है ए और दूसरा एंड है बी और इसका जो बेंड है ये है पॉइंट ओ पर। ठीक, हर आधे पार्ट का लेंथ l/2 और मास m/2 होगा, है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों आधे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और निकाल करके ऐड कर देंगे। ठीक, तो पहले हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट AO ना। तो ये पार्ट AO का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAO इज इक्वल टू मास m/2 लेंथ ऑफ रॉड l/2 होल स्क्वायर बाई 3। तो हमने यहाँ पर ये रॉड का वन एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फॉर्मूला यूज किया है। कारण ये है कि हर आधा पार्ट अपने एक एंड के अबाउट ही रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आधे पार्ट का AO का वो कुल मिलाकर आया ml² डिवाइडेड बाई 24। ठीक, उसी तरह से जो दूसरा हाफ पार्ट है BO उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट BO इज इक्वल टू IBO इज इक्वल टू मास m/2 लेंथ l/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब जो है रॉड का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करना है। तो क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इज इक्वल टू I इज इक्वल टू IAO प्लस IBO। दोनों आधे पार्ट का मोमेंट इनर्शिया हमने ऐड कर दिया। इट इज इक्वल टू ml² / 12। ये ऐड करने के बाद आ जाएगा। ठीक, अब ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of ring about an axis passing through center of ring and perpendicular to plane of ring। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। तो ये सपोज अपना रिंग हो गया, है ना। ये जो है ये रिंग हो गया। अच्छा, इसके बाद इस रिंग का एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एक्सिस है वो अपना हो गया, रेड कलर से ड्रॉ करेंगे।
ये हो गया एक्सिस ना, जिसमें ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो इसमें खास बात यह है कि रिंग का हर पार्टिकल, हर एलिमेंट एक्सिस से r डिस्टेंस पर पड़ेगा, जहाँ की r जो है रिंग का रेडियस है। तो इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ऐसा एलिमेंट जिसका मास dm है, ठीक। तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ये होगा I इज इक्वल टू dm r स्क्वायर। अब इसमें r स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, हर पार्टिकल जो है एक्सिस से r डिस्टेंस पर ही है, इसलिए r स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और dm को इंटीग्रेट करेंगे 0 to m, जहाँ पर m जो है पूरे रिंग का मास है, ठीक। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली आ गया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, है ना। इसमें m रिंग का मास है। तो अब कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट an axis passing through its center and perpendicular to plane of ring, ठीक। तो इसके लिए हम लोग पहले एक डिस्क ड्रॉ करते हैं। सपोज ये डिस्क हो गया और फिर इसका एक्सिस ड्रॉ करते हैं, है ना। तो इसका जो एक्सिस है वो है सपोज ये, इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क जो है रोटेट करेगा, ठीक। तो एक बार डिस्क का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे रिंग लेते हैं, है ना। एक एलिमेंट्री रिंग लेते हैं, यहाँ से एक्सिस से x रेडियस का और dx थिकनेस का एक रिंग ले लेते हैं, है ना। तो इस डिस्क में ऐसे ही dx थिकनेस के खूब सारे रिंग बनेंगे। हर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो रिंग बनाया हमने, इस रिंग का जो मास आएगा इसको हम लिख सकते हैं सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी डिफाइन होता है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, और ये जो डिस्क है ये एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए सिग्मा डिफाइंड होगा। सिग्मा सरफेस डेंसिटी है, और ये जो रिंग का मास निकालना है तो इसका हम लोग जो रेड कलर से शेडेड पार्ट है उसका मास निकाल लेंगे। तो उसका मास निकालने के लिए उसका एरिया निकालना पड़ेगा, सिग्मा इंटू डी ए, है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो रिंग लिया है उस रिंग के सरकमफेरेंस को अगर सीधा करके देखें तो उसका टोटल सरकमफेरेंस जो है 2 पाई x होना चाहिए। तो 2 पाई x हो गया इसका लेंथ, और इसका जो थिकनेस है ये है dx, है ना। तो इसका जो एरिया आएगा वो हो जाएगा लेंथ 2 पाई x इंटू थिकनेस dx, 2 पाई x इंटू dx। तो सिग्मा 2 पाई x dx ये हो गया मास। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया dm इंटू एक्स स्क्वायर।
जैसा कि अभी हमने पिछले केस में निकाला था रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का इतना है और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक, ऐसे ही हमें छोटे छोटे रिंग लेने हैं 0 रेडियस से लेकर के कैपिटल आर रेडियस तक का। कैपिटल आर इसलिए क्योंकि ये जो डिस्क है इसका जो रेडियस वो आर है, तो इसमें लिमिट रखेंगे 0 से कैपिटल आर। अब डीएम का वैल्यू हम रखेंगे सिग्मा 2 पाई एक्स dx, ये तो डीएम हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है सिग्मा 2 पाई उसको बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। लिमिट है अपना 0 से r, यहाँ भी 0 से r रखेंगे। सिग्मा का वैल्यू है, अगर डिस्क का टोटल मास m हो तो सिग्मा का वैल्यू कितना आएगा, मास डिवाइडेड बाई टोटल एरिया इंटू 2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 4 बाई 4। लिमिट रखेंगे 0 टू r। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर इंटू लिमिट रखने पर आएगा r पावर 4 बाई 4, यानी m आर स्क्वायर बाई 2। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फाइनली आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2, वो भी उस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर से पास करता हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक, तो इसी तरह से अगर हमें किसी हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, है ना, तो अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। है ना, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, है ना। एक एक्सिस जो है, सपोज ये इसका एक्सिस हो गया, और यहाँ पर हम लोग हॉलो सिलेंडर भी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हॉलो सिलेंडर का जो है कर्व सरफेस हो गया, है ना। तो इस हॉलो सिलेंडर का जो मास है वो हम मान लेते हैं m। तो इस हॉलो सिलेंडर पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर होंगे, यहाँ से r डिस्टेंस पर होंगे। तो ये केस जो है बिल्कुल रिंग जैसा ही है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें खूब सारे रिंग ले सकते हैं। जैसे ये अगर एक रिंग ले लें, है ना, ऐसा एक रिंग ले लेते हैं इसके अंदर। तो सपोज इस छोटे से रिंग का जो मास है वो है dm,
तो इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक, ऐसे खूब सारे रिंग है अपने पास। तो आर स्क्वायर रेडियस तो सारे रिंग का इक्वल है, तो आर स्क्वायर हम लोग बाहर निकाल देंगे और dm को इंटीग्रेट करेंगे 0 से m तक, तो ये आ जाएगा am आर स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो बिल्कुल रिंग जैसा ही आया है ना। तो इसमें ऐसे हमने क्या किया, इसमें खूब सारे ऐसे रिंग ले लिए। इसमें ऐसे हर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, है ना। तो सब रिंग का रेडियस आर स्क्वायर ही है, लेकिन मास जो है वो सबका जोड़ना पड़ेगा। तो मास हमने इंटीग्रेशन से ऐड कर दिया, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एम आर स्क्वायर।